आ गए फेल साइंटिस्ट से पढ़ने। चलिए पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। डायमेंशन। अब डायमेंशन होती क्या है आपको समझाएं कि डायमेंशन जो है ना, जैसे मैथमेटिक्स काम करती है बिल्कुल उसी तरह से ये एक नोटेशन है, जिससे हम मैथमेटिकल फार्मूला को सोल्व करके बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो इसको डिफाइन करते हैं। एक्सप्रेसिंग a physical quantities in terms of base physical quantities by using m, l, t, I, k, mole and cd. Symbol is called dimension. अब हमें बता रहा है कि डायमेंशन जो होती हैं वो होती हैं जिनको हम एम, एल, टी, आई, के, मोल एंड सी डी के फॉर्म में लिखें, उसे हम कहते हैं डायमेंशन। इनको अगर हम इस्तेमाल करें तो इक्वेशंस को प्रूफ भी कर सकते हैं इन चीज़ों से और बता भी सकते हैं वो सही है या गलत। तो नोट करते हैं पहली पॉइंट। इट शोज क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्वालिटेटिव नेचर क्या होती है? क्वालिटेटिव नेचर ऐसी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। डायमेंशन कभी भी किसी चीज़ को अगर हम मेजर करेंगे तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ बताएगी कि ये क्या है, ये इतना नहीं बता सकती कि उसकी साइज क्या है और अमाउंट क्या है। तो दूसरी पॉइंट लिखते हैं। डायमेंशंस डज नॉट शोज amount or size of any physical quantities। अब डायमेंशन से हम किसी भी चीज़ का अमाउंट या साइज यानी कि नंबर्स मेजर नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्वालिटेटिव है, ये बताएगी कि वो चीज़ है क्या, उसको मेजर करने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो तीसरी पॉइंट लिखते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड में इंडिपेंडेंट, ये क्या बात हुई? मैग्नीट्यूड आर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये बता रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है मैग्नीट्यूड में, यानी कि नंबर्स जो है ना उन पे ये डिपेंड नहीं करती। आगे समझाएंगे कैसे। अब चौथी पॉइंट है। इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम डायमेंशन को डिनोट करते हैं। जो भी डायमेंशंस आएंगी वो इसमें अंदर लिखी जाएंगी। तो पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ SI बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे लिखते हैं बेस क्वांटिटीज और इस जगह पे लिखते हैं उनकी डायमेंशन। अब बात करते हैं SI में जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस क्या हैं। तो पहले लिखते हैं मास की डायमेंशन है m, लेंथ, फिर है टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर है टेम्परेचर, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आखिर में आता है लुमिनस इंटेंसिटी। अब इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं? मास की m है और लेंथ की l, टाइम की t, इलेक्ट्रिक करंट की I और कुछ किताब लिख रहे हैं a, टेम्परेचर थीटा और कुछ लिख रहे हैं k, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n और कुछ किताब लिख रहे हैं मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की cd और j भी लिखा जा रहा है। तो ये जो हैं इनकी है डायमेंशन जो SI बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब ये जो डायमेंशंस है ना ये सिंगल डायमेंशंस हैं। अब इनसे हम बनाएंगे दूसरी डायमेंशंस और चेक करेंगे कि इक्वेशन सही है या गलत है। इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। तो अब MCQs करवाते हैं कि डायमेंशन ऑफ मास इन लेंथ एंड टाइम इज ऑप्शन दिए जा रहे हैं। A में है -1,
बी में है 0, सी में दे रहे हैं +1 और डी में दे रहे हैं -2। तो हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास इन लेंथ एंड टाइम उनके हिसाब से कितने होते हैं, -1, 0, +1 या -2। तो सोल्व करते हैं। अरे क्या सोल्व करना, हमने तो पढ़ा कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है, सिर्फ और सिर्फ m। तो लेंथ और टाइम में इसका फैक्टर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो सॉल्यूशन में आता है जो मास है उसकी डायमेंशन बनेगी m, L0 और T0। यहाँ में से ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ m, ये इसकी क्या बनी, डायमेंशन। ये डायमेंशन है मास की, यानी m, L0, T0। और ये भी चीज़ जहन में रखें कि जो डायमेंशंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ पावर पे काम करती है। वो कैसे, समझाते हैं। द डायमेंशन ऑफ एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी is written as product of powers of the dimensions of the base physical quantities। अब डायमेंशंस जो है ना किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के, मास तो ड्राइव्ड है ही नहीं, जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशंस हमेशा पावर की सूरत में लिखी जाएगी। अब कैसे, कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स की डायमेंशन होती है m/L/T - 2। अच्छा, ये जो पावर आ गया ना इसकी सूरत में लिखी जाएगी कोई भी डायमेंशन हो। जैसा कि एनर्जी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, mL² T - 2। अब हो क्या रहा है, mLT तो सेम है, चेंज क्या हुआ, सिर्फ पावर। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यानी कि L के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ना, L के ऊपर स्क्वायर आ गया, इधर L सिंगल है, तो इस छोटे से चेंज से एनर्जी बन गई। तो ये जो है पावर्स में काम करेगी, कभी मैग्नीट्यूड में नहीं आएगी। अभी समझाते हैं कि इस ए में है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटीज। अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर हम लिखें मास की जो डायमेंशन है m - m, तो रिजल्ट क्या बनेगा, आप कहेंगे 0। अरे नहीं, 0 नहीं बन सकता। डायमेंशंस में अगर m - m है तो उसका रिजल्ट बनेगा m। याद रखें, अगर m + m है तो उसका रिजल्ट भी m ही बनेगा। अगर 2m + m है तो इसका रिजल्ट भी m ही बनेगा, या l + l, इसका रिजल्ट भी l ही बनेगा। अब ये बात आप जहन में रखें कि जो डायमेंशंस होती है ना वो सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होती है, वो कट नहीं होती, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ पावर है, पावर से ये काम करेंगी। और इस जगह से ये जो नंबर्स हैं इनसे इसका वास्ता है ही नहीं, बोले कितने भी आए पर ये m ही रहेगा। और दूसरा केस नंबर 2, केस बी में है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब किसकी डिवीजन, डायमेंशंस की। जैसा कि अगर लिखें कि m³ m, तो रिजल्ट क्या इन तरह से m बनेगा, बिल्कुल नहीं, इस जगह पे बनेगा m²। यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये इंटरेक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायमेंशंस काम करती है, पर सब्ट्रैक्शन में जो है ना उनके रूल्स अलग ही हैं। जैसा कि अगर हम कहें m - m, तो रिजल्ट आएगा m²। अब देखें ये पावर्स आ गया ना, तो इस जगह पे बात यही हो रही है कि जो डायमेंशंस है वो सिर्फ और सिर्फ पावर पे काम करती हैं। ये जो पावर है ना यही बनाते हैं डायमेंशन को सबसे अलग और ख़ास भी। अच्छा, अगर हम लिखें m - m और t + t, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट भी आएगा m/t। अगर हम लिखें l - l/l, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, l/l। यानी कि डायमेंशंस जो है वो माइनस और प्लस में नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ पावर की सूरत में, ये ध्यान में रखें। तो अभी कुछ लिखवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करें कि ओनली क्वांटिटीज with the same dimensions can be added, subtracted, multiplied and divided। अब इस जगह पे हमें सीक्रेट बता रहे हैं डायमेंशंस के। कैसे, ये हमें बता रहे हैं
कि डायमेंशंस जो है m से m सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर आएगा m ही। हो तो रहा है ना, पर m आ रहा है। m को प्लस m से भी कर सकते हैं, m हो गया। m को डिवाइड भी m से किया जा सकता है, m को m से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नेचर क्या है, सेम ही है। पर अगर हम लेंथ को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आएगा LT। अगर मास को डिवाइड L से करें तो रिजल्ट आएगा M/L, क्योंकि इस जगह पे मास है और लेंथ और टाइम ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। इंटरेक्ट कौन करेगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड। कौन? जो सेम क्वांटिटीज़ होगी, जिसकी डायमेंशन एक जैसी हो, वही ये काम कर सकते हैं। तो उन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। अच्छा, नोट कर लिया। तो MCQ से शुरुआत करते हैं। MCQ से, अच्छा MCQ कौन सा है सर? MCQ पढ़ाते हैं। अरे पढ़ाएंगे या बताएंगे? बताएंगे, पढ़ाएंगे भी। तो MCQ है MLT-1 प्लस MLT-1 इज इक्वल टू ऑप्शंस हैं M0, L0, T0। ऑप्शन बी में है MLT-1, सी में है 2MLT-1 और डी में दे रहे हैं बोथ बी एंड सी। अब देखें, हमसे पूछ रहे हैं कि MLT-1 प्लस MLT-1 इसका रिजल्ट क्या आएगा? M0, L0, T0। ये तो नहीं हो सकता। MLT-1, हाँ ये भी हो सकता है। 2MLT-1, नहीं, ये नहीं। और बोथ बी एंड सी नहीं यार, ये भी नहीं हो सकते। इसका ऑप्शंस जो होगा वो होगा बी, क्योंकि हमने पढ़ा सेम क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। डायमेंशन इस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड किस पे करती है? सिर्फ पावर्स पे। तो अब एक प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वो कौन सी है? वो ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्सेलरेशन, यानी LT-2 इसकी डायमेंशन है, और इस जगह पे भी हमारी डायमेंशन क्या आनी चाहिए? LT-2। तो सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। हमें इक्वेशन दी गई है, अब बोल रहे हैं हमसे कि इसकी डायमेंशन करेक्ट करके दिखाएं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? LT-2 और मास 1 यानी मास की M माइनस M, मास 1 M प्लस M इंटू ग्रेविटी की क्या है? यानी एक्सेलरेशन LT-2। तो अब देखें, हमने पढ़ा M माइनस M, रिजल्ट क्या आएगा? सिर्फ M प्लस M, रिजल्ट क्या आएगा? अरे M ही। तो हम लिख सकते हैं LT-2 इज इक्वल टू M ओवर M, कैंसिल हो गए LT-2। तो क्या हुआ? प्रूफ हुआ? बिल्कुल सर, प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं LT-2 इज इक्वल टू LT-2। तो आप देखें, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2। अब कन्फ्यूजन क्या है? M माइनस M, रिजल्ट 0 आएगा। ऐसा है ही नहीं, M प्लस M। हमने रूल पढ़ा कि अगर सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। अच्छा, अब डायमेंशन पढ़ाते हैं फोर्स की। अब फोर्स ही क्यों सर? फोर्स ही क्यों? शुरुआत आप फोर्स से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स जो है ना, अगर इसकी डायमेंशन आ गई तो इससे हम एनर्जी, वर्क, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, इन सब को हम ड्राइव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला हाजिर हो, F इज इक्वल टू ma, हाजिर हो गया। तो हम जानते हैं कि मास की क्या है डायमेंशन? M, और एक्सेलरेशन L ओवर T स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बन रही है? MLT-2। ये है फोर्स की डायमेंशन। और दूसरी करते हैं प्रेशर की। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और एरिया की L स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, L एक ऊपर जाएगा, तो रिजल्ट आ गया P इज इक्वल टू ML-1T-2। अच्छा, तीसरे पे कराते हैं वर्क का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू डी। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT-2 इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन है L। तो वर्क की डायमेंशन बनती है ML स्क्वायर T-2। और चौथे पे करवाते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी।
तो पावर इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और वेलोसिटी एल बाय टी। तो एल इंटू एल ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस टू और -1 रिजल्ट -3। ये हो गई पावर की। और मोमेंटम कौन सा मोमेंटम सर? लीनियर या एंगुलर? लीनियर। तो इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन याद रखें एम एल टी माइनस टू और टाइम है टी। अब देखें टी माइनस टू और टी प्लस वन, ये प्लस वन का है तो रिजल्ट क्या आएगा एम एल टी माइनस टू प्लस वन रिजल्ट -1। तो ये तो हो गई डायमेंशंस जो हमने फोर्स से ड्राइव की और बहुत सारी हैं। अब इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमसे पूछ रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बताएं, जबकि गिवन है मिला हुआ है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो ईटा है ना, इस ईटा इस सिंबल को हम कहते हैं ईटा और यही शो करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमसे पूछ रहे हैं इसकी डायमेंशन बताइए। अच्छा सोल्व करते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हमारा इनसे लेना देना है ही नहीं क्योंकि डायमेंशंस की बात हो रही है तो ये चले जाएंगे। जाएं यहाँ से, तो जाएं यहाँ से 6 पाई। ओके सर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ईटा आर वी। ईटा चाहिए तो ईटा बनेगा F ओवर आर वी। ये आर वी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से गायब होंगे तो फोर्स से डिवाइड होंगे। तो अब सोल्व करते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है हमने पढ़ी एम एल टी माइनस टू और रेडियस यानी कि डिस्टेंस एल और वेलोसिटी एल बाय टी। अब देखिए एल एल कैंसिल हो गया और ये जो एल है ये जाएगा ऊपर। ईटा इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी। अच्छा टी का क्या करेंगे? ये देखे ना एल प्लस का है ऊपर गया तो माइनस हो गया। यहाँ पे टी माइनस टू है, टी माइनस टू। अब इस टी को कहाँ लेके जाएं? ये टी जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा टी प्लस वन, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। ये डिवाइड है उसका भी डिवाइड ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टी माइनस टू टी प्लस वन। तो रिजल्ट क्या आएगा? ईटा इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो ये हुई डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अच्छा अब कुछ और करवाते हैं। डेंसिटी का फार्मूला है रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की एल क्यूब ऊपर जाएगा तो डेंसिटी की डायमेंशन बनेगी एम एल माइनस थ्री। अच्छा आप सोल्व करते हैं डायमेंशन ऑफ जी कौन सा? बड़ा जी क्या है? बड़ा जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कह रहे हैं कि इनकी डायमेंशन बताइए। फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। हमें जी चाहिए, आर स्क्वायर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई होगा, मास वन मास टू मल्टीप्लिकेशन में इससे डिवाइड होंगे तो जी बचेगा। जी इज इक्वल टू एफ के साथ कौन आया? आर, एफ आर स्क्वायर, और इनके डिवाइड में कौन आ रहे हैं? m1 और m2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू और रेडियस यानी कि डिस्टेंस की एल स्क्वायर, और मास वन की डायमेंशन है m और मास टू की भी डायमेंशन m। तो अब होगा कुछ यूं कि एम एल क्यूब टी माइनस टू, क्योंकि एल इंटू एल स्क्वायर रिजल्ट क्या बनेगा? एल क्यूब, और डिवाइड में क्या है? एम इंटू एम स्क्वायर। अब देखें डायमेंशन किस पे काम कर रही है? पावर्स पे। तो यहाँ से एम एक कैंसिल होगा तो डिवाइड में एक और एम बचेगा, यानी कि एल क्यूब टी माइनस टू डिवाइड में एम। अगर इस एम को ऊपर लेके जाएं तो ये बनेगा एम माइनस वन, यहाँ पे प्लस है ऊपर माइनस एल क्यूब टी माइनस टू। ये डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या जी की। अब नोट करने वाली बात यह है कि -1, 3 और 2 ये पावर्स हैं और डायमेंशंस हमने पढ़ा था कि ये काम ही कैसे करती है? पावर्स में। तो आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे हैं डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट उसका फार्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये न्यू क्या है? ये वेलोसिटी है क्या सर?
नहीं जी, ये तो फ्रीक्वेंसी है, नोट करें, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और इसकी डायमेंशन होती है t-1, याद रखें t-1। तो सोल्व करते हैं एनर्जी या वर्क, इसकी डायमेंशन क्या है ml² t-2। यहाँ पे h न्यू की डायमेंशन क्या है t-1, t-1 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा ml² t-2 डिवाइड बाई t-1 इज इक्वल टू h। अब t-1 ऊपर जाएगा तो t+1 बन जाएगा, यानी ml² t-2 + 1, रिजल्ट आ रहा है h, तो h बनता है ml² t-1। तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अच्छा, एक और राज की बात बताते हैं, एक और राज की बताते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is same as प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये ज़हन में रखें कि जो डायमेंशन है ना, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों की सेम है। अब कैसे समझाते हैं, कैसे। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है L = r×p। रेडियस की डायमेंशन लेंथ यानी कि मीटर, और मोमेंटम इसकी डायमेंशन है mlt-1। तो रिजल्ट आ रहा है L = ml² t-1, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। अब इन्हें नोट करें तो कुछ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट कर लिया। दो और डायमेंशंस करवाते हैं, वो कौन सी हैं बताते हैं जी। कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब हमें कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा, फार्मूला F/L। तो सॉल्व करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, लेंथ की डायमेंशन L, तो कैंसिल हो गए। सिग्मा इज इक्वल टू mt-2, यह हो गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो अब पूछ रहे हैं, अब आखिरी है डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। सर जी स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा जी ठीक है। F इज इक्वल टू kx। अब देखें k की हमें चाहिए डायमेंशन, तो k को आउट निकालें, सॉल्व करें। k इज इक्वल टू F/x। f की डायमेंशन mlt-2 और x यानी कि डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ, तो लेंथ कैंसिल हो गए, तो k बनता है mt-2। अच्छा सर यहाँ पे रुके। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या सेम है? जी बिल्कुल सेम है। तो यही तो मसला है ना डायमेंशंस में, ये लिमिटेशंस हैं इनकी। अच्छा, राज की बात बताते हैं, राज की, कि यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर, ये नोट करें। पहला है जूल पर स्क्वायर मीटर, दूसरा है न्यूटन पर मीटर, और तीसरा है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और डी में देते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ये होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट के तीनों यूनिट है, जूल पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये जरूर भी नोट करें। अब आपको डायमेंशन का फुली कॉन्सेप्ट देते हैं। फुली कॉन्सेप्ट सर जी, क्वांटिटी, डायमेंशन इन मास, लेंथ एंड टाइम, और सिंबल्स। अब देखें, हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, उसकी डायमेंशन मास में, लेंथ में, टाइम में, उसकी सिंबल। तो डायमेंशन में फर्स्ट हमारे पास आ रहा है मास की डायमेंशन, मास में कितनी है 1, और लेंथ में 0, और टाइम में 0, तो इसकी सिंबल क्या है m। और दूसरा है लेंथ। अब लेंथ की डायमेंशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ l, यानी कि 0, 1, 0, तो इसकी डायमेंशन क्या है l। और d में है टाइम, वक्त, और वक्त की डायमेंशन क्या है, मास में 0 है, और लेंथ में 0 है, टाइम में 1 है, यानी कि t। अब चौथे नंबर पे रखते हैं फोर्स को। फोर्स, उसकी डायमेंशन क्या है mlt-2। अब ध्यान दें, m 1 है, तो मास की जगह पे इसकी डायमेंशन है 1, और लेंथ में कितनी है, एक लेंथ है, और t-2 है, यानी कि टाइम में इसकी -2 है। प्लैंक्स कांस्टेंट की देखते हैं।
प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है, उसकी डायमेंशन थी mL²T-1। अब मास में कितनी है m यानी कि 1, और लेंथ में +2 और टाइम में -1। और अब g की बिग G, इसकी डायमेंशन क्या थी m-1 L³ T-2। तो मास में g की डायमेंशन क्या है m-1 यानी कि -1, और लेंथ में क्यूब है यानी कि 3 प्लस के, और T-2 यानी कि -2 इसकी डायमेंशन टाइम में है। अच्छा, आप बात करते हैं एरिया की। एरिया की डायमेंशन होती है L²। तो L² हुई, तो एरिया की डायमेंशन मास में क्या है 0 है, लेंथ में 2 प्लस के, और टाइम में 0 है। और अगर बात करें सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या थी m-2, m यानी कि 1 मास में, और लेंथ में क्या है 0 है, और टाइम में -2। MCQs लिखते हैं, MCQs करवाते हैं कि विच क्वांटिटी हैव डायमेंशन 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शंस में फोर्स, ऑप्शन बी में है एनर्जी, ऑप्शन सी में दे रहे हैं टॉर्क, ऑप्शन डी में दे रहे हैं मोमेंटम। तो एमसीक्यूज कुछ ऐसा है कि हमसे पूछ रहे हैं वो कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन जो है मास में 1 है, लेंथ में भी 1 है प्लस में, और टाइम में -2 है। तो आप देखिए मास में कितनी है 1, और लेंथ में भी 1, और टाइम में -2। तो इसका आंसर क्या होगा फोर्स। अब इसे नोट करें तो आगे बढ़ें। एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज, द फंडामेंटल यूनिट which has same power in the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity। तो हमसे पूछ रहे हैं सरफेस टेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन में वो कौन सी फंडामेंटल यूनिट है जिसका पावर सेम है। ऑप्शंस हैं मास, बी में है लेंथ, सी में है टाइम। अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पहले तो सॉल्व करें कि जो सरफेस टेंशन है यानी कि सिग्मा, इसकी डायमेंशन क्या थी m-T-2, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा, इसकी डायमेंशन क्या थी m-L-1 T-1। तो अब देखें m पावर में सेम है, टाइम -2 है, और इधर -1, और लेंथ तो इसमें है ही नहीं। तो कौन सी क्वांटिटी है जिसका पावर सेम है, वो है मास। अच्छा, अब पढ़ाते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, यानी कि क्या ऐसी क्वांटिटीज़ भी मौजूद हो सकती हैं जिनके डायमेंशंस ना हो पर हों। हाँ, हो सकती है। वो कौन सी हैं? अच्छा, उनमें से है, एक तो है प्लेन एंगल जिसका यूनिट क्या है रेडियन या डिग्री। दूसरी आती है सॉलिड एंगल यानी कि स्टेरेडियन। और तीसरे पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डायमेंशन नहीं है, ये नंबर्स में काउंट होता है। चौथे पे मैग्निफिकेशन, और पांचवें पे है स्ट्रेन, और छठे पे है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं इनकी डायमेंशन है ही नहीं, यानी ये डायमेंशनलेस है। हाँ, इन दोनों का यूनिट है पर इनका तो यूनिट भी नहीं है, इनकी डायमेंशन कैसे हो सकती है। अच्छा, तो इन सब की डायमेंशन होगी m0, L0, T0। अच्छा, ये तो हो गई डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, पर क्या ये मुमकिन है कि यूनिट्स या यूनिट विदाउट डायमेंशंस, क्या डायमेंशन के बगैर यूनिट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से? उनमें से आता है प्लेन एंगल,
प्लेन प्लेन एंगल की डायमेंशन तो नहीं है, पर इसका यूनिट है। कौन सा? डिग्री। अच्छा, डिग्री, रेडियन भी ये इनका यूनिट है। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। अब ये जो दो जियोमेट्रिकल यूनिट्स हैं या क्वांटिटीज हैं, इन दोनों की डायमेंशंस तो नहीं है, पर इन दोनों के यूनिट ज़रूर हैं। अब पूछते हैं डायमेंशन विदाउट यूनिट, क्या ये मुमकिन है सर? जी बिल्कुल नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि ये बात कुछ ऐसे है कि कोई चीज़ जिस चीज़ का यूनिट ही नहीं है और उसकी डायमेंशन, और डायमेंशन बनती ही यूनिट से, बेस क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी, अगर वो ही नहीं होगी तो डायमेंशन कैसे हो सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है। फिर पूछते हैं, क्या ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशन लेस हो और यूनिट लेस हो? हाँ, हो सकती है। कौन सी? अरे ये जो लिखी हुई, ये चार जो है, इनका ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन है। ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। अब कैसे? कुछ इस तरह से, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ये भी पॉसिबल है। यानी कि उन चीज़ों का यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। वो कौन सी है? वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, और तीसरा है स्ट्रेन। चौथे पे है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो चीज़ें हैं ना, हमने चार क्वांटिटीज लिखी हैं, इनका ना ही यूनिट है और ना ही डायमेंशन है। और ये क्या है? ये मुमकिन नहीं है। अगर डायमेंशन हो और यूनिट के बगैर, ये तो इम्पॉसिबल है। और यूनिट्स विदाउट डायमेंशन, हाँ सही है, हो। यूनिट्स विदाउट डायमेंशन बिल्कुल है। प्लेन एंगल हो गई और सॉलिड एंगल हो गई। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इन सब चीज़ों का डायमेंशन है ही नहीं। अब इन्हें नोट करें तो एक एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, नोट कर लिया। अब एमसीक्यूज करते हैं। बहुत ही मजेदार छोटू सा कॉन्सेप्ट सा। अच्छा, एमसीक्यूज क्या है सर? पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ गामा if v speed of sound, p pressure है, और रो डेंसिटी ऑफ वाट? डेंसिटी ऑफ एयर, यानी कि हवा की डेंसिटी है। और गिवन v इज इक्वल टू गामा p ओवर रो। हमें इस चीज़ की, यानी कि जो गामा है, इसकी हमें डायमेंशन चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं m0, l0, t-1। ऑप्शन बी है m1, l0, t0। सी में है m0, l, t0, और डी में है m0, l0, t0। तो इसे सोल्व किया जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू गामा p ओवर रो, रेडिकल में। अब हमें ये चाहिए, ये चीज़। अब क्या करेंगे इसको हासिल करने के लिए? स्क्वायर करेंगे सर, बोथ साइड्स, दोनों साइड से इसको स्क्वायर किया जा रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा p ओवर रो, रेडिकल होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रेडिकल से खत्म हो गया, यहाँ पे वी स्क्वायर बनेगा। यानी कि हम लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा p ओवर रो। अब v जो है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या है? l ओवर t, ऊपर क्या है? स्क्वायर। और गामा को ढूंढना है, और प्रेशर की डायमेंशन है ml-1 t-2, और डेंसिटी, इसकी डायमेंशन है ml-q। तो m कैंसिल होता है, m भी कैंसिल होता है, और यहाँ पे -1 है, -3। अगर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक l कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितने l बचेंगे? -2l इस जगह पे बचेंगे। तो ये बनेगा l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। अब इस जगह पे गामा है और t-2, और डिवाइड में क्या है? l-2। तो इस l को डिवाइड है, इससे मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई है इस t से डिवाइड होंगे। तो रिजल्ट बनेगा l स्क्वायर इंटू l-2, डिवाइड में t स्क्वायर
टी माइनस टू, तो ये कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, तो गामा बच रहा है, गामा इज इक्वल टू m0 l0 t0, यानी डायमेंशन लेस है, कोई भी डायमेंशन मिली ही नहीं। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब है m0 l0 t0। अब पढ़ते हैं होमोजीनिटी। होमोजीनिटी किसकी? डायमेंशन की। अब डायमेंशन की होमोजीनिटी, अब पहली बात तो ये ध्यान में रखें, द डायमेंशंस आर बेस्ड on the principle of homogeneity। अब ये होमोजेनिटी है क्या सर? ये जरा इजी करके समझाए ना। देखिए होमोजेनिटी जो है ना, ये वो प्रिंसिपल है जो बताता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के। यानी कि इसकी स्टेटमेंट है डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विल बी सेम। अब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो डायमेंशन है ना किसी भी इक्वेशन में, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अब जो भी इक्वेशन होगी अगर उसमें ये कंडीशन है तो वो इस दायरे में आएगा, जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि एक जैसा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पर डायमेंशनली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस के हिसाब से। तो एग्जाम्पल करवाते हैं कि कैसे। पहला एग्जाम्पल है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमसे पूछ रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है। चेक करते हैं। हमें तो पता है डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमें तो पता है कि जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन क्या है एल, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड क्या है एल, और राइट हैंड क्या आना चाहिए बिल्कुल एल ही। और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन एल बाई टी, और टाइम की टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की एल बाय टी स्क्वायर, और टाइम की टी, पर ऊपर से क्या है स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल, टी टी कैंसिल, तो लेंथ बच रहा है एल प्लस हाफ लेंथ के। तो अगर इनके एलसीएम निकालेंगे तो ये बनेगा 2, इस जगह पे आएगा 2L प्लस एल, तो रिजल्ट बन रहा है 3L/2। हम जानते हैं कि नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं डायमेंशन में, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू एल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। अब वो क्या है, वो कुछ यूँ है कि s इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, इससे भी डायमेंशनली करेक्ट है, इससे भी होमोजीनिटी साबित हो रही है। कैसे? डिस्टेंस क्या है l, और 1/2 एक्सेलरेशन क्या है L/T स्क्वायर, और इसके साइड में क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल, तो एल बचता है 1/2, डायमेंशन लेस है, तो एल इज इक्वल टू एल। यानी कि इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी तरह से भी ये इक्वेशन हो सकती है। कैसे? एस इज इक्वल टू AT स्क्वायर, यानी कि इस तरह से भी हम इसको डायमेंशनली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस की क्या है एल, और एक्सेलरेशन एल बाई टी स्क्वायर, और उसके पास कौन है टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू एल। यानी कि ये सारी के सारी इक्वेशन एक इक्वेशन के रूप हैं, पर डायमेंशनली करेक्ट है, पर जनरली करेक्ट नहीं है, लिमिटेशंस में पढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2AS, पहले तो सोल्व करें 2AS, इसकी डायमेंशन क्या है एक्सेलरेशन L बाई टी स्क्वायर, और डिस्टेंस L, तो इस जगह पे डायमेंशन क्या आ रही है L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहे हैं 2AS, यानी कि L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब इस जगह पे भी बिल्कुल यही आना चाहिए, नहीं तो ये होमोजेनिटी प्रूफ नहीं होगी। तो VF स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी डायमेंशन L/T होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी L/T होल स्क्वायर। तो इनको मजीद सोल्व करते हैं, तो इस जगह पे L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। हमने पढ़ाया है कि L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, इनके सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा एक जैसे ही आएंगे, तो ये बनेगा L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर।
यानी कि 2as इसकी डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, बल्कि 2s नहीं, सिर्फ a इंटू एस, इसकी डायमेंशन क्या हुई, एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। इन्हें नोट करें तो कुछ और करते हैं होमोजीनियटी पे। अच्छा, नोट किया, ठीक है। अब मजीद करते हैं सोल्व। वो क्या सोल्व होंगी, वो भी होमोजीनियटी पे। तो तीसरी क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल l ओवर g। इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि टाइम पीरियड यानी कि t जो है इसकी डायमेंशन प्रूफ करके दें। जो टाइम पीरियड है इसकी डायमेंशन क्या है, t 2 पाई, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो बच क्या रहे, रेडिकल l ओवर g। तो हम जानते हैं लेंथ की डायमेंशन क्या है l, और ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन इसकी डायमेंशन क्या है l ओवर टी स्क्वायर रेडिकल में। इस जगह पे क्या है, टाइम, तो इस जगह पे लेंथ कैंसिल हो गया तो टाइम बचेगा। तो ये जो टी स्क्वायर है ये डिवाइड का डिवाइड है, तो फिर ये ऊपर जाएगा यानी कि टी स्क्वायर रेडिकल। अगर इसका रेडिकल देखें तो ये बनेगा सिर्फ टी, यानी कि ये इक्वेशन भी सही है। अगर इसको लिखें या नहीं लिखें फिर भी ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, यानी कि इस तरह से भी ये इक्वेशन हो सकती है, टी इज इक्वल टू रेडिकल एल ओवर जी। ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, होमोजेनिटी पे एक और करते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी। इसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं, उसका फार्मूला क्या है, 1/2 एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इस जगह पे 1/2, और मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी l ओवर टी होल स्क्वायर। तो नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इस जगह बनेगा लेफ्ट हैंड साइड है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, और टी डिवाइड में ऊपर आएगा तो टी माइनस 2, तो रिजल्ट आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी कि यह भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नोट नंबर 1 डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। हमें बता रहे हैं कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही करेक्ट हो। कैसे, अब देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी हमने लिखी एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं, पर अगर हम इनसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये सही नहीं है, तो ये इक्वेशंस वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये तो एक इक्वेशन की बात होगी। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी, या टी इज इक्वल टू एल ओवर जी। ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, बट अगर मैथमेटिक्स इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो ये मुख्तलिफ रिजल्ट देंगी। दूसरी बात, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन ऑलवेज रॉन्ग। हाँ, ये बात ठीक है, हमें बता रहे हैं डायमेंशनल रॉन्ग इक्वेशन हमेशा रॉन्ग ही होती है। अब किस तरह से, अगर हम लिखें एफ इज इक्वल टू एम टी ओवर वी, तो इस जगह पे क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2, और मास की डायमेंशन एम है, और टाइम की टी, और वेलोसिटी के एल ओवर टी, तो टी ऊपर जाएगा तो रिजल्ट बनता है एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एम एल ऊपर जाएगा तो ये बनेगा एल माइनस 1 टी प्लस 2। तो ये तो गलत हो गई ना, यानी एम एल टी माइनस 2 एम एल माइनस 1 और टी प्लस 2, और यह इक्वेशन डायमेंशनली गलत है और हकीकत में गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जगह पे फोर्स का यूनिट है, उस जगह पे यूनिट उसका आ ही नहीं रहा, होमोजीनियटी को ये फॉलो ही नहीं कर रहा। तो इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। एमसीक्यूज कराते हैं। एमसीक्यूज, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन लेंथ इज, हमसे पूछ रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेंथ के हवाले से कितनी है। तो ऑप्शन है -1, ऑप्शन बी है +1, सी में दे रहे हैं -2 और डी में दे रहे हैं +2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन में लेंथ जो है उसका पावर कितना है, ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या है, तो ईटा की डायमेंशन है m l - 1 t - 1, तो लेंथ में कितनी है -1, तो इसका ऑप्शन क्या है -1। इन्हें नोट करें तो कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो डायमेंशन से रिलेटेड हैं। सम टर्म्स
used with dimension। कुछ टर्म्स हैं जो डायमेंशन से जुड़े हुए हैं, जैसा कि डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब ये क्या है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड जो हो वो क्या हो, चेंज, पर उनकी डायमेंशन जो वो क्या हो, सेम। यानी कि ये वेरिएबल ना हो, यानी कि सेम हो, ये चेंज ना हो। तो अब ऐसा कौन सा हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो और डायमेंशन सेम हो? देखें एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, फोर्स जो है, फोर्स हम कह रहे हैं फोर्स है 20 न्यूटन, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या है, MLT-2। इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो यानी कि 1 MLT-2। अब देखें इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट इसके डायमेंशन फिक्स्ड है। दूसरा प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो भी कुछ ऐसे ही काम करेगा, वॉल्यूम, एरिया, ये सब की सब चीज़ें जो है ना उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायमेंशन सेम है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, यानी कि फिक्स्ड होंगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें वेरिएबल नहीं होगी, यानी कि ये फिक्स्ड होंगे। एग्जाम्पल, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू भी है और डायमेंशन भी है। वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻34 और डायमेंशन है mL²T-1। दूसरा एग्जाम्पल है जी का, इसका वैल्यू है 6.63 × 10⁻11, डायमेंशन है m-1 L³ T-2। और तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि खिला में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ ओवर टाइम। ये इसकी डायमेंशन भी फिक्स्ड है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायमेंशन भी सेम है। अब तीसरी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल में क्या होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड होगा चेंज, पर उसकी डायमेंशन होगी ही नहीं, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, खुद क्वांटिटी होगी, पर उसका डायमेंशन नहीं होगा। अब इनके एग्जांपल हैं प्लेन एंगल, यानी कि हम डिग्री जो है, यानी कि थीटा, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, पर उसकी डायमेंशन है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह से सॉलिड एंगल हो गई, यानी कि स्टेरेडियन, या आप कह लें मैग्निफिकेशन हो गया, ETC। ये जो चीज़ें हैं ना, इनके डायमेंशंस जो है वो तो नहीं है, पर मैग्नीट्यूड होता है, यानी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब चौथा टर्म्स वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी कि हो कांस्टेंट पर डायमेंशन भी ना हो। अब ये क्या बात हुई, देखिए फिजिकल क्वांटिटी उनकी क्या हो, नो डायमेंशन, और दूसरी बात मैग्नीट्यूड क्या हो, वो फिक्स्ड, यानी कि चेंज ना हो। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हैं, जैसा कि एग्जांपल में लिखते हैं पाई, इसका वैल्यू क्या है 3.142, इसकी डायमेंशन है ही नहीं, बट वैल्यू क्या है इसका, कांस्टेंट है। ज़्यादातर इसमें आते हैं नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं और उनकी डायमेंशन नहीं होती। अब इन्हें नोट करें, MCQs है द सोलर एनर्जी कांस्टेंट is defined as the energy per unit area per second. The dimensional formula of solar energy constant is, ऑप्शंस हैं ML0T-3, ऑप्शन बी में है ML-1T-2, सी में है ML4T-3 और डी में है M-1L0T-3।
तो एमसीक्यूज में हमसे पूछ रहे हैं कि सोलर एनर्जी कांस्टेंट उसको हम डिफाइन करते हैं, जो एनर्जी सूरज से आती है वो किस जगह पे गिर रही है और कितने सेकंड्स में वो गिर रही है, वो डिसाइड करता है कि सोलर एनर्जी कांस्टेंट कितना होगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी डायमेंशन क्या होगी इनमें से। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले तो इसको सोल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम सोलर एनर्जी कांस्टेंट को आई से डिनोट करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी एनर्जी के पर सेकंड यानी कि टाइम। तो हम जानते हैं कि एनर्जी की डायमेंशन क्या है? m L² t-2 और एरिया की L² और टाइम की है t, तो ये t प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस L² कैंसिल, तो I बनेगा m-t-3, क्योंकि ये प्लस है ऊपर गया माइनस, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? m L0t-3, L0 इज इक्वल टू 1। तो सोलर एनर्जी कांस्टेंट की डायमेंशन है m-t-3, यहाँ इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m L0t-3, ये इसकी डायमेंशन है। तो अब इन्हें नोट करें तो लिमिटेशंस पढ़ें। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, पहली है न्यूमेरिकल कांस्टेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are dimensionless and cannot be derived। अब हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशन है वो इंडिपेंडेंट होती है मैग्नीट्यूड पे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जैसा कि साइन थीटा कॉस थीटा हो गई, तो उनको हम इन चीज़ों से कभी भी ड्राइव नहीं कर सकते, और डायमेंशन लेस चीज़ें कभी भी डायमेंशन से वेरीफाई नहीं हो सकती। दूसरी है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर आर वेक्टर। अब ये लिमिटेशन बहुत ही ठीक ठाक है, क्योंकि हम ये कभी नहीं बता सकते डायमेंशन से कि जिस चीज़ की डायमेंशन है वो स्केलर है या वेक्टर है। तीसरी लिमिटेशन है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, यानी कि हम फ़र्क नहीं कर सकते कि अगर दो चीज़ों की डायमेंशन सेम है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है। कैसे? जैसा कि टार्क हो गया और वर्क, इन दोनों की डायमेंशन सेम है, यानी कि ml² t-2 ml² t-2, पर ये हैं तो मुख्तलिफ ना। यानी कि टार्क जो है उसका यूनिट न्यूटन मीटर है और वर्क का यूनिट क्या है? जॉल, यानी इसका यूनिट है जॉल और इसका न्यूटन मीटर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट डायमेंशन तो सेम है, तो इस जगह पे डायमेंशन काम नहीं कर सकेगी। दूसरा सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इन दोनों चीज़ों की भी डायमेंशन क्या है? सेम ही है, यानी कि m-t-2। अब ये इन दोनों की डायमेंशन सेम है, पर हम जानते हैं सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस जगह पे भी डायमेंशन जो है उसके लाज टूट जाते हैं, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर डायमेंशन हमें बता रही कि ये तो एक ही चीज़ है, क्योंकि हम फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं डायमेंशन से कि टार्क है या वर्क है, ये सरफेस टेंशन है या स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब आखिरी एमसीक्यूज करते हैं, फाइनल एमसीक्यूज। इफ वेलोसिटी टाइम and force were chosen as basic quantities, then dimension of mass will be। अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम और फोर्स को, यानी कि इनको बेसिक क्वांटिटीज माना जाए, तो मास की डायमेंशन क्या होगी। ऑप्शंस हैं m, ऑप्शन बी में है ft(v-1), सी में है ft/v², और डी में है tv/f। अब इसे सोल्व करते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम और फोर्स को, इन तीनों चीज़ों को बेसिक क्वांटिटीज माना जाता, तो मास की डायमेंशन क्या होती।
एफ इज इक्वल टू एम ए और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि एम वी अपान टाइम। तो अगर फोर्स को हम बेसिक मान रहे हैं, टाइम को भी बेसिक मान रहे हैं और वेलोसिटी को भी बेसिक मान रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे बनता है कि एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। टी इधर आया, वी डिवाइड में आएगा, तो रिजल्ट बनेगा एम इज इक्वल टू एफ टी, वी डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी कि एम इज इक्वल टू एफ टी वी माइनस वन। अब इसका रिजल्ट क्या है, एफ टी वी माइनस वन। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।